आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमें देखा जाए तो बस एक वर्ड मिलता है जो है स्टेट। और दूसरी भाषा में अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 12 क्या कर रहा है, तो स्टेट इस वर्ड को डाल के वो स्टेट का डेफिनेशन कर रहा है कि स्टेट मतलब क्या। अब स्टेट ये वर्ड मैंने भी बहुत बार यूज़ किया और पॉलिटी में इस वर्ड को यूज़ करते समय मैंने आपको ये भी कहा कि जब हम लोग बात करेंगे स्टेट की तो हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, मतलब अथॉरिटी की। क्योंकि देखिए कैसा है कि हर बार कॉन्स्टिट्यूशन में हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये वर्ड यूज़ करना ना इतना ईजी नहीं है। तो क्या करेंगे ना, हम लोग प्रॉपर एक छोटा सा वर्ड लेंगे, उस छोटे से वर्ड का एक डेफिनेशन करेंगे कि स्टेट में क्या क्या आएगा, और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि स्टेट ऐसे कोई रूल ना करे, कोई रेगुलेशन ऐसे उनके ना हो, कोई लॉज ऐसे ना हो जो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन ला सके। तो हम क्या करेंगे, स्टेट इस वर्ड का डेफिनेशन करेंगे आर्टिकल 12 में। तो स्टेट इस शब्द में क्या क्या आता है उसका डेफिनेशन देखिए क्या क्या है। इसके डेफिनेशन में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट मतलब ही सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, और मतलब ही स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। लोकल बॉडीज या फिर लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस। अब कॉरपोरेशंस मतलब क्या, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एग्जांपल लेंगे कि इनका LIC है, GIC है, ONGC है, ये हो गए सब स्टेट के, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस। और एक पॉइंट आएगा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने उसे ऐड किया, और वो है वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं। आर्टिकल 12 बहुत छोटा सा वर्ड जो है वो डालता है स्टेट, और स्टेट का फिर डेफिनेशन इतना है। मतलब जब हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब पार्लियामेंट की, सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव हाउस की या फिर बॉडीज़ की। हम जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब वहाँ का स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड आपका लेजिस्लेटिव बॉडी। लोकल बॉडीज़, अब सोचिए कि लोकल बॉडीज़ इंडिया में कितने हैं, इतने सारे जिला परिषद हैं, विलेज पंचायत है, महानगर पालिका है, वो सब सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज़ जो हैं वो इस स्टेट इस छोटे से वर्ड में आते हैं। देन फोर्थ कॉरपोरेशंस, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉरपोरेशंस हुए, LIC हो गया, ONGC हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, वो भी स्टेट के कॉन्सेप्ट में ही आते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो पहले मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने फिफ्थ पॉइंट को भी ऐड किया कि वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, वो भी स्टेट में आएंगे। तो थोड़ा एग्जांपल के लिए समझ में चलते हैं, बाकी तो चार शायद आपको क्लियर होगा। फिफ्थ पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसे कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं। बहुत सारे हैं भी। अब गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोई ना कोई काम करवा सकता है, बिल्कुल बड़ा सिंपल है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे कंट्री में लगभग 1985 से एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम लोग कहते हैं मिड डे मील। सभी ने सुना होगा और शायद आपने एंजॉय भी किया होगा शायद, ठीक है। अब ये मिड डे मील वाला मामला क्या है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनको लंच टाइम पे उन्हें फूड देना। अब ये प्रोग्राम चलाने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है। ये प्रोग्राम चलाने के पीछे के गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स, एक बच्चों का अटेंडेंस बढ़े, ये पहला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा बच्चों को न्यूट्रिएंट्स फूड मिले। तो आप सोचिए कि अब जम्मू कश्मीर से लेके तो नीचे तमिलनाडु तक सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में
सारे बच्चों को न्यूट्रिएंट्स फूड्स अगर गवर्नमेंट इसको लेके एक पॉलिसी ला रही है तो क्या लगता है फिर ये खाना सब बनाना पड़ेगा, सारा मतलब बच्चों को खिलाना पड़ेगा, तो ये बनाएगा कौन? ये किसी ना किसी को तो टेंडर देना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एनजीओज को वो टेंडर देता है और एनजीओज जो हैं वो उनके हाथ में कुछ लिमिटेड मतलब पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के इतने स्कूल दिए जाएंगे एक एनजीओ को और वहाँ पे सर्विस देना वो एनजीओ का काम। तो वो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है, तो आप सोचो ना प्राइवेट ही तो है ना वो इंस्टीट्यूशन, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा ना सर्विस, तो ऑफकोर्स वो भी स्टेट में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आर्टिकल 12 जो है वो बस स्टेट का डेफिनेशन कर रहा है कि स्टेट में क्या 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 आएगा। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में कुछ मतलब आपको कंफ्यूजन है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या रहता है, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या रहता है? पक्का? जैसे सेंट्रल का रहता है वैसे स्टेट का भी रहता है। जैसे सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, 5 पार्ट्स। यहाँ अगर हम लोग देखें एग्जीक्यूटिव जो स्टेट का है, इसमें भी सीएम रहेगा, गवर्नर रहेगा, आपके सीएम के मिनिस्टर्स रहेंगे और जो एडवोकेट और स्टेट है वो भी रहने वाला है। ठीक है, चलो और मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूं, मतलब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे भाई ये लेजिस्लेटिव क्या करता है और एग्जीक्यूटिव क्या करता है। एक सेकंड के लिए, जब हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एक दो बातें अच्छे से, अब हम लोग पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में धीरे धीरे आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा टॉपिक मतलब जो आपके बुक में दिया है वही पढ़ेंगे, नहीं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सेस भी दूंगा। हर कंट्री में आपको ये तीनों बॉडी देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इनका जितना सेपरेशन हुआ है ना, जितना ज़्यादा अच्छे से सेपरेशन हुआ है, वहाँ पे उतनी बेहतरीन डेमोक्रेसी है। और इन तीनों बॉडी पे जितना ज़्यादा एक ही पर्सन का कंट्रोल हमें दिख रहा है, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा डिक्टेटरशिप है। तो कभी भी सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बात की जाती है, और जब बात होती है तो हम ये चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी तरीके से अलग हो, लेजिस्लेटिव बॉडी पूरी तरीके से अलग हो, एंड जुडिशरी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से अलग हो। जैसे हम लोग यूएस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा गया है। वहाँ का एग्जीक्यूटिव एकदम से अलग, वहाँ पे लेजिस्लेटिव एकदम से अलग, और वहाँ पे जुडिशरी एकदम से अलग। अब इन तीनों बॉडी के देखिए काम क्या है। जैसे तीनों बॉडी में से अगर हम लोग इसका बात करें लेजिस्लेटिव बॉडी, तो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे इंडिया में पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, यूएस में कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनका लेजिस्लेचर 2 हाउसेस हैं, और उस लेजिस्लेचर को काम क्या है, एक ही काम है, लॉज मेकिंग का, राइट, लॉज बनाना इनका काम। लेकिन अब सामने जरूरी काम शुरू हो जाता है। लॉज बना के थोड़ी ना काम होने वाला, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। समझ में आई बात? दोनों में फर्क समझ में आया? ठीक है, लॉज बनाने का काम इनका, उसको इंप्लीमेंट करने का काम इनका है। ये यहाँ पे कुछ अगर डिसीजन लिया भी जा रहा है, प्रोग्राम्स बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रहे, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना है इनका काम। ठीक है, अब सोचो एग्जाम्पल, अब ये काम अलग, ये अलग काम कर रहे, वो अलग काम कर रहे। लेजिस्लेटिव ने लॉज बनाए, इसने इंप्लीमेंट कर दिया, इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन इनके लॉज अगर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर उसको रोकना जुडिशरी का काम। तो तीनों अगर आप एक ही हाथ में दे दिए तो आप सोचो कितना कचरा हो जाएगा। अपने ही मन से जो है रूल्स बनाए जा रहे हैं, अपनी मन से इंप्लीमेंट हो रहा है। या तो प्रेसिडेंट को राइट भी नहीं रहेगा कि इनके लॉज को रोका जाए, क्योंकि एक ही तो पर्सन है ना जिसके हाथ में तीनों पावर्स हैं, और फाइनली उसकी इच्छा के आधार पे सारी चीज़ें हो रही है, तो जुडिशरी भी उसके हाथ में है, थोड़ी ना उसको कोई रोकेगा। तो इसीलिए ये तीनों बॉडीज जितने सेपरेट है जिस कंट्री में, उतना वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बेहतरीन तरीके से चल सकता। इसका सेपरेशन सबसे बेहतरीन तरीके से आपको यूएस में मिलेगा, सबसे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स को रख के कहा कि भाई ये सब मिला के क्या हो जा रहा है, स्टेट। क्योंकि अब सामने से आर्टिकल 13 है, 14 है, 15 है, तो लास्ट तक हम बस स्टेट इस वर्ड को यूज करेंगे, स्टेट इसी वर्ड को यूज किया जाएगा। हर बार थोड़ी कहेंगे हम लोग, अब जैसे सीधा सीधा मामला हम ये कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पे ज़रा भी रिस्ट्रिक्शंस अगर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस किसके कारण आ सकते हैं? तो अभी सिंपल लैंग्वेज में तो स्टेट के कारण,
अब आपने स्टेट इस वर्ड को हटा दिया, तो आप सोचो रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन ला सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी लाए या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी लाए, स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकता है, लेकिन हो सकता है उनका लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव लाए, या फिर लोकल बॉडीज को कोई एक्ट आपके फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लाए, या फिर आपके वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, या फिर LIC का कोई रूल, GIC का कोई रूल अगेंस्ट फंडामेंटल राइट बिल्कुल जा सकता है भाई, उनके पॉलिसीज नहीं जा सकते क्या? तो हम हर बार इनके वर्ड्स को थोड़ी ना, इनके नामों को थोड़ी ना हम लोग यूज करेंगे, हम सीधा कहेंगे कि स्टेट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई रूल नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये हुआ आपके स्टेट का डेफिनेशन। क्लियर? आर्टिकल 12। फिर जाते हैं हम लोग आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 ये स्टेट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है इसी को क्लियर करता है। एक बार आर्टिकल 12 का डेफिनेशन हो गया स्टेट में मतलब, तो आर्टिकल 13 कहेगा कि स्टेट ऐसे कोई भी लॉज उसको एकदम स्पेसिफिक लिख के रखो, लॉज नहीं ला सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। ठीक है, ये आर्टिकल 13 का डेफिनेशन इन द सेंस उनका स्टेटमेंट कि स्टेट ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। लेकिन बस इतना कह के थोड़ी ना बात होने वाला है कि आर्टिकल 13 कह रहा है स्टेट ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकता जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। लेकिन भाई वहाँ तो बैठा हुआ अथॉरिटी, एक बार कोई अथॉरिटी में आ गया तो वो तो कभी भी अपनी मनमानी है ना सारी काम करता है। तो बेसिकली अगर उन्होंने ऐसे लॉज लाए तो क्या, तो देखो आर्टिकल 13 क्या क्या कह रहा है। बेसिकली आर्टिकल 13 तो ठीक है एक तरीके से स्टेट को रिस्ट्रिक्ट तो कर रहा है कि स्टेट ऐसे कोई रूल्स लॉज नहीं ला सकता जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। अगर लाया तो क्या, अगर लाया तो आर्टिकल 13 ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यही से राइट देता है जुडिशरी को कि अगर स्टेट्स ऐसे लॉज ला रहे हैं तो बिल्कुल उस लॉज पे रिव्यू करने का राइट आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को जो रिव्यू का राइट मिलता है वो आर्टिकल 13 ही देता है। रिव्यू क्लियर है ना? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट? जो जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल 13 ही दे रहा है। यहाँ दो बातें जरूरी है। एक तो 13 जो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है स्टेट को कि आप ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकते। मैं फिर से स्पेसिफिकली उसको मैं नोट करके रखा हो कि आर्टिकल 13 कह रहा है कि लॉज नहीं ला जा सकता है, लॉज। ठीक है, उस लॉज का भी डेफिनेशन में देता हूं आपको। और अगर लाया गया ही तो बिल्कुल यहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिव्यूज के राइट्स मिल जाते हैं। मतलब मामला क्या है, लॉज मेकिंग का काम अफकोर्स पार्लियामेंट ने किया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने किया या फिर लोकल बॉडी ने भी किया होगा। उनके लॉज अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लगता है कि बिल्कुल ये जो लॉज है ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने स्पेशल राइट यूज करेंगे और वो रहेगा रिव्यू के। और जुडिशियल रिव्यू का राइट यूज करना मतलब क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ जो एक्ट है वो लॉज इनवैलिड डिक्लेयर होना। एक बार वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया मतलब वो लॉ ही खत्म। अगर लॉ खत्म हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें वापस मिल जाएंगे। क्लियर? ठीक है, रिव्यू के राइट। लेकिन जब हम लोग लॉज बोल रहे हैं तो भी इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि लॉज मतलब कैसे, किस आधार पे, मतलब पूरा एक्ट क्या। तो एग्जाम्पल के लिए 3 पॉइंट्स मैं यहां रखूंगा। वो लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने लाए हैं, समझ के चलो कोई भी एक्ट रह सकता है, या फिर उस पूरे एक एक्ट के, जब हम लोग एक्ट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एक एक्ट में 30, 40, 50, 60, 70 इतने आर्टिकल्स होंगे। आपको क्या लगता है कि ये आर्टिकल्स और पार्ट्स और शेड्यूल्स बस ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही रिलेटेड है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। पार्लियामेंट कोई भी एक्ट लाता है ना, अभी विंटर सेशन शुरू हो गया, इनका काम क्या है? इनका एक ही काम है। किसका सेशन है? पार्लियामेंट का है ना। पार्लियामेंट मतलब क्या है? वो हमारी लेजिस्लेचर है ना। उनको एक ही काम है, मेकिंग ऑफ लॉज। उनका वो काम है भाई। ठीक है, डिस्कशन एंड आपके क्वेश्चन ओवर चलते, आपके 0 ओवर चलते, उसमें क्या काम होते हैं हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे।
लेकिन यहाँ पे लॉज मेकिंग के काम होंगे। जब लॉ बनता है तो ऑफकोर्स उसके 30, 40, 50, 60 इतने आर्टिकल्स रहेंगे, उसके भी अलग अलग पार्ट्स रहेंगे हर एक लॉज के। तो हम कह तो रहे हैं कि स्टेट ऐसे कोई लॉज नहीं ला सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन करे, तो ठीक है, ये तो हमने लिखा है कि ठीक है, पार्लियामेंट ने अगर लॉ लाया होगा या फिर स्टेट ने अगर कोई लॉ लाया होगा, एक्ट लाया होगा। लेकिन मामला ये है कि अगर पूरा का पूरा लॉ हमारे फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शंस ला रहा है, हम लोग तभी जा सकते हैं कि समझ के चलो उस एक्ट के अगर 70 आर्टिकल्स हैं और उस 70 आर्टिकल्स में से एटलीस्ट एक आर्टिकल भी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट जा रहा है, तो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आई क्या बात? तो इसको स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 ये भी क्लियर करता है कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लॉ ही, उस पर्टिकुलर लॉ या एक्ट का कोई भी सिंगल सेक्शन भी अगर अगेंस्ट है तो भी हम लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा वैसे इसको। अब देखो ना, अगर हमने सेकेंड टर्म नहीं डाला रहता तो हर बार तो ये बात हुई रहती, गवर्नमेंट को बोलने का चांस मिला रहता कि क्या कहता आर्टिकल 13 लॉ, तो हमने तो लॉ में से बस एक सेक्शन ऐसा है ना जो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट जा रहा है, तो हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं? बात ऐसी हो गई रहती। इसलिए उसको बहुत स्पेसिफिकली पूरा का पूरा लॉ या फिर इस लॉ का कोई भी एक सेक्शन भी अगर जाता है, सेक्शन ही नहीं सब सेक्शन भी जाता है, तो सब सेक्शन भी जाता है, तो अब सब सेक्शन किसे कहते हैं उसको भी समझेंगे हम लोग। हमने कभी सब सेक्शन, आर्टिकल, सब आर्टिकल के बारे में बात नहीं किया ना, कभी नहीं किया। चलो अभी हम लोग 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, तो वैसे आपको बहुत सारे सब आर्टिकल्स देखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(3), या फिर और लिखता हूँ यहाँ पे आर्टिकल 16(a), ऐसा कुछ नहीं है लेकिन लिख रहा हूँ मैं, या फिर आर्टिकल 16(b), ऐसे आपको बिल्कुल दिखेंगे सेक्शंस। आप पहला आर्टिकल देखो, आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे आर्टिकल 2A, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। यहाँ पे 16, 16(2) नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे 16A, 16B अल्फ़ाबेट हैं। तो पहले इन दोनों को समझो, आर्टिकल 16 और 16(2) में फ़र्क क्या है? आर्टिकल 16 ये मेन आर्टिकल, 16(2) सब आर्टिकल, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या एक्सप्लेन किया है और उसके सब आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स रह सकते हैं, सेक्शंस, उसके सब सेक्शंस बिल्कुल रहेंगे भाई, ठीक है। तो ये मेन आर्टिकल और ये सब आर्टिकल है। अब बात ये है कि फिर ये क्या है 16A और 16B, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अगर ब्रैकेट में, क्योंकि हमने अभी कभी ऐसी बात नहीं की, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा होगा ना आर्टिकल 9A 9B, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। शेड्यूल के बारे में हमने बात किया है, आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं किया। जब आपको ब्रैकेट में ना नंबर्स दिखते हैं तो वो सब आर्टिकल्स हैं, वो सब आर्टिकल्स हैं। लेकिन अगर आपको ब्रैकेट में नंबर ना दिख के अगर आपको ब्रैकेट में अल्फ़ाबेट दिखते हैं तो कभी भी आंख बंद करके समझ जाना 1950 के बाद किसी भी अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट करके डाला हुआ आर्टिकल, ठीक है। अगर आपको 21A दिखेगा तो ये अमेंडमेंट करके डाला हुआ है, आपको 51A दिखेगा अमेंडमेंट करके डाला हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसमें आपको बगल में ब्रैकेट में अल्फ़ाबेट है वो अमेंडमेंट करके बाद में डाला हुआ आर्टिकल रहेगा। क्लियर? पक्का? जैसे आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, कब डाले गए? 1976 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करके डाला गया। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन हमें कब मिला बच्चों को? 86th अमेंडमेंट 2002, मतलब हमारा संविधान लागू होकर 50 साल के बाद। और ऑफकोर्स वो अमेंडमेंट से डाला हुआ आर्टिकल है 21A, तो फिर से ए है अमेंडमेंट करके, ठीक है। और ये जो हुए वो सब आर्टिकल्स। क्लियर? सो यहाँ पे सेक्शंस या सब सेक्शंस भी हो गए तो भी हम उसके खिलाफ जाएंगे। मैं इसके एग्जांपल देता हूं, या लॉस को स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 ये भी कह रहा है, या प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ने निकाले हुए ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा है ना, बाकी लोगों को क्लियर है ना ऑर्डिनेंस? पक्का ना? ये कब निकलते, किस सिचुएशन में निकलते हैं, जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, मैं बहुत अच्छे से, हम लोग ये बहुत हेवी कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनेंस वाला, मजे से पढ़ेंगे बाद में। अब जैसे देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ ना, हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा लॉ या फिर उस लॉ का कोई सेक्शन या फिर सब सेक्शन
या फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑर्डिनेंस, ऑफ कोर्स वो जो ऑर्डिनेंस रहता है ना वो भी लॉज ही रहते हैं, ठीक है। बस वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से नहीं जाते, वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से नहीं जाते। पार्लियामेंट्री प्रोसेस पता है क्या है? पार्लियामेंट्री प्रोसेस है कि आप पहले बिल जो है वो किसी भी हाउस में लाइए, दोनों हाउस में बिल पास होने के बाद भी कहा जाएंगे, फिर वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन दिया, लॉ लागू हो गया। ये हुआ आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। लेकिन ऑर्डिनेंस इस तरीके से नहीं जाते हैं, ये तो तब उस टाइम पे काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सीधा एक ऑर्डर निकालता है, लॉ लागू हो जाता है, उसको हम लोग कह रहे हैं ऑर्डिनेंस। हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी मैं बस आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं। अब जैसे एग्जांपल लेंगे, अब गवर्नमेंट ने किसी एक्ट को लाया, लॉ को लाया, या फिर लॉ के किसी सेक्शन या फिर सब सेक्शन से हमारे फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शंस अगर आ रहे हैं, तो पहली बात, स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकता है इस तरीके से कोई भी जो हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करे। अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसके खिलाफ रिव्यू का राइट है। चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। पिछले 1-2 दिनों से एक बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, डिबेट चल रही है, और वो बात है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया ऐप इंट्रोड्यूस करने जा रही है, संचार भारती, ठीक है। और मामला ये है कि मार्च 2026 से सारे फोन्स में ये इनबिल्ट रहेगा, सारे फोन्स में। अब एप्पल वालों को भी बोल दिया, एप्पल वाला बोल रहे कि भाई हमारे से नाटक मत करो, हम कोई भी थर्ड पार्टनर नहीं डालते, तुम अपना वो माइक्रोमैक्स एंड ऑल दैट वो देखते बैठो, हम तो नहीं डालेंगे। तो वो देखते हैं गवर्नमेंट उसका क्या करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी लाया, ये पॉलिसी, ये लॉ, ये डिसीजन, ये हमारे अगेंस्ट आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी जा सकता है, जा सकता है। अभी देखो कैसा है कि अभी तो बातें हुई, इसके प्लस पॉइंट माइनस जो भी है ना वो बात, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स वो क्या फायदे की बात है वो बता रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स उनके खिलाफ जो पत्रकार बात करते हैं वो इसके खिलाफ क्या हो सकता है वो बता रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का क्या कहना है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है भाई कि हम लोगों के सेफ्टी के लिए ये है ना ऐप ला रहे हैं। मतलब अगर फ़ोन मिसप्लेस हो गया, फ़ोन चोरी हो गया, तो उसका एकदम इजी एक्सेस हमारे पास हो जाएगा, तो हम इजीली जो है वो मतलब ये सारे फ्रॉड जो है वो रुक जाएंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन जो उसे अलग तरीके से देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं, एक ज़रूरी बात याद रखिए कि इस ऐप को, ये इनबिल्ट रहने वाला है ऐप, इस ऐप को अनइंस्टॉल डिलीट हम नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते, कुछ छेड़ ही नहीं सकते, वो रहेगा। आप सोचिए कि गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर ये मिसप्लेस होता है तो हम 1 सेकंड में एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आपको 1 सेकंड में ये भी एक्सेस मिल रहा है कि कौन सा पर्सन कहाँ पे जा रहा है, किस पर्सन किससे बात कर रहा है, किसके पास कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चैट हो रहे हैं, और ऑल दैट। पर्सनल लिबर्टी कहाँ गया आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ है, आप सोच नहीं सकते, राइट टू लाइफ है। आपके लाइफ में कोई ये भी इंटरफेयर नहीं कर सकता कि अच्छा बेटा फोन दिखाओ, क्या किससे बात कर रहे हो, राइट टू लाइफ नहीं है किसी को राइट। अब यही गवर्नमेंट ने, जब ये गवर्नमेंट जब गुजरात तक सीमित थी, जब गुजरात तक सीमित थी, तो यही गवर्नमेंट, यही सीएम और यही होम मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलके एक लड़की के फ़ोन को लगभग 4 महीने ट्रेस किया था। उसके हर सेकंड की खबर मिलती थी गवर्नमेंट को, होम मिनिस्टर सब खबर लेते थे और बड़े साहब को रिपोर्ट देते थे। अब ये बात, ये स्टेटमेंट या फिर ये जो बात सबसे बाहर निकाली ना, पता है किसने निकाली थी? गुजरात के आईपीएस ऑफिसर ने। पता है आप में से किसी को ये बात पता है? पता है हाँ। तो अब तक तो बात बस एक लड़की तक सीमित। अच्छा क्यों हुआ, क्या हुआ नहीं पता, उसने क्या बिगाड़ा नहीं पता। 25-26 साल की लड़की, वर्किंग गर्ल, उसका पूरा फोन ट्रेस चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन अब वो बात सब पे अगर आ रही है, नहीं सब पे क्या और एक पे क्या भाई, राइट टू लिबर्टी तो है सबका। तो अगर ये जो गवर्नमेंट ला रही है उसमें अगर जरा भी हमें निगेटिव कुछ दिखे, कोई भी एडवोकेट, लॉयर या फिर कोई भी सोशल वर्कर सीधा सुप्रीम कोर्ट भागेगा और बोलेगा ये क्या है, अगेंस्ट राइट टू लिबर्टी, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट को जरा भी लगता है ना, उस एक्ट, उस लॉ को इनवैलिड बोल दिया जाएगा, क्योंकि रिव्यू का राइट आर्टिकल 30 नहीं दे रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ, मैं आपको लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जैसे गवर्नमेंट ने आधार को मैंडेटरी बोल दिया था, एक्ट ही लाया था,
आधार को मैंडेटरी बोलने के लिए उन्होंने मनी बिल लाया। बताओ यार, आधार को मनी बिल पे जोड़ दिया गया और कहा कि हम लोग मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 15 की। और मैंडेटरी हो गया कि भाई सब ने आपके बैंक अकाउंट को जो है वो आधार से लिंक करना है। अब ऑफकोर्स सरकार जब भी बात बताएंगी तो अपने पॉजिटिव बात बताएंगे ना, उसमें से लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़े रहती हैं। अब ऐसा हो जाएगा ना कि भाई अगर आपने आपके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवा दिया, मैंडेटरी कर दिया कि हर जगह पे आपको आधार ही चलेगा, आधार ही चलेगा, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सारी खबर गवर्नमेंट को एक एक्सेस पे मिल जाएगा। देखो करप्शन रोकना ये बात अलग है, अरे भाई लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे घर में आके बैठोगे। समझ में आई क्या बात? ये जरूरी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बड़ा सीरियसली लिया और इनका वो जो सब नाटक था बंदी कर दिया। कौन सा मैंडेटरी? कोई मैंडेटरी नहीं बोला। कोई भी आपके जो बाकी कार्ड्स है, पैन कार्ड एंड ऑल दैट, वो भी चलेंगे और उसको लिंक करने के लिए भी मैंडेटरी जो है वो उन्होंने रोक दिया था। तो जब लॉज अगेंस्ट राइट जाते हैं तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसे रोकता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं आपको। सीवीसी के बारे में हमने इसके पहले बात हुई ना, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अरे मैंने कहा था ना ईडी सीबीआई, ईडी और सीबीआई का बॉस कौन? सीवीसी। अब इतना ही है कि सीवीसी को कोई नहीं जानता, लेकिन वही बॉस है, वही सबसे ऊपर है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है सीबीआई, लेकिन अब ऑफकोर्स जिनकी आवाज आती है, जो भोगते हैं वो दिखते हैं। हाँ सीधी बात है, ये दिखते नहीं जो मालक है सीबीसी, असली मालक तो और बैठे रहते दिल्ली में। और ये ईडी वाला जो मामला है मैं बता दूं, सीबीआई भाई ये इनके बड़े हाल खराब हैं। इनको कोई मतलब इनकी कोई हैसियत नहीं है, मतलब सीधा इनका माला कभी भी बदलता है और इनको कहीं भी खींचता। चल इधर घूमने चलते हैं, आज चल इधर घूमने चलते हैं। नहीं, मैं सही में उनको कुत्ता ही बोलता हूँ, क्योंकि उनके काम वैसे ही हैं। उनके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जब कांग्रेस थी तब भी ऐसा हुआ, आज बीजेपी है तब भी ऐसा हुआ, तब भी ऐसा हुआ। जब कांग्रेस थी और पी चिदम्बरम ये होम मिनिस्टर थे, तो पी चिदम्बरम पूरा टारगेट लेके बैठे थे किसके ऊपर? अमित शाह के ऊपर, कि भाई तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे। जो सीबीआई दौड़ाई अमित शाह के पीछे, इतना परेशानी कि फाइनली उन्होंने अमित शाह पे केस करके उनको तड़ी पार कर दिया, वो हो गया। लेकिन हर किसी के दिन आते हैं, सरकार बदल गई, सिचुएशन बदल गई, होम मिनिस्टर बने अमित शाह और अमित शाह ने ऐसी सीबीआई छोड़ी कि आप तो पी चिदम्बरम 6 महीने के लिए जेल में थे। तो ये सिचुएशन रहती है। सीबीआई का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सीबीआई को ना जो पावर देते हैं ना, एक रूल है, उस रूल में एक सीवीसी का रूल है वो, उस रूल में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 6A। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उस एक्ट की बात कर रहा हूं जो सीबीआई और सीवीसी को राइट्स देते हैं। उसमें से एक आर्टिकल था 6A। जैसे सीबीआई को हर किसी का इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, हर किसी को, उसके लिए उनको किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 6A ये एक रूल बताता है कि अगर उनको अपर सेक्रेटरी मतलब इनके मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी है ना, अरे वही सरकार चलाते हैं। आपको क्या लगता है मिनिस्टर चलाते हैं? ऐसा लगता है आपको? एक ही मिनट लूंगा। ये जितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये हमें मिला हुआ लॉलीपॉप है कि हमने वोट किया, हमारा रिप्रेजेंटेटर गया, वाह हमारा रिप्रेजेंटेटर पॉलिसी बना रहा है, वाह लड़की बहन योजना, वाह ये है, वाह वो। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है इनके पास है इतना? नहीं, चौथी फेल है ये लोग। एक्चुअली सरकार कोई और चलाता है, सरकार एग्जीक्यूटिव ही चलाता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन सा, मैं आपको बताऊं। जैसे आम जनता को वोट करने का राइट है, जरूरी है, रिवॉल्यूशन कर देंगे ये पागल लोग। हाँ, उनको लॉलीपॉप देना जरूरी है, वोट करने का राइट देना जरूरी है। वो वोट करते हैं, वोट करके टेम्पररी पीरियड के लिए कोई मेंबर चुन के आ जाता है। ठीक है, चलो मेंबर चुन के आ गया, और हो सकता है कि वो मेंबर बना सामने मिनिस्टर। ऑफकोर्स मिनिस्टर्स को ही जो है वो पॉलिसीज लाने का, प्रोग्राम्स लाने का राइट है। लेकिन बेसिकली ये मिनिस्टर्स अगर पॉलिसी या प्रोग्राम लाते हैं तो मिनिस्टर खुद लाता है क्या? कहाँ से लाएगा? इतने पॉलिसीज देश में चले हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्राम सड़क योजना, या फिर महिला विकास योजना है, या फिर घरकुल योजना है ना, लोगों को, गरीब लोगों को घर बना के देना 2 लाख में, ऐसा वैसा। लाड़की बहन योजना हो गई, अन्नपूर्णा योजना हो गई। इतने योजनाएं हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम्स बनते हैं, ये पॉलिसीज बनते हैं, बेसिकली ये एक्चुअली प्लान मेकिंग का काम
कौन करता है? तो प्लान मेकिंग का काम करता है एक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। वो काम रहेगा सेंट्रल लेवल पे आईएएस ऑफिसर का, और वो काम रहेगा स्टेट लेवल पे स्टेट सर्विस से जो क्लास 1 ऑफिसर गया ना उनका। ये बेसिकली डिपार्टमेंट को लेके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स मेकिंग का काम करेंगे, ये बना के देंगे, ये भाषणबाजी करेंगे, ये कहेंगे कि हमने आपके लिए ये प्रोग्राम लाया है। चलो प्रोग्राम एक बार इंप्लीमेंट हो गया, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने का भी काम किनका? इन्हीं का। और लोगों तक पहुंच गया, जनता खुश, वाह मेरा मिनिस्टर, क्या बात है। तो अगले 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा, फिर से ये वोट करेंगे, फिर से वो या फिर नया बंदा चुन के आएगा, लेकिन इसको एक्चुअली सर्विस देगा ऑफिसर। डेमोक्रेसी इससे चलती है। डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा जो बेस है ना जिसके ऊपर खड़ा है वो है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी मतलब ही ये अगर टूट जाए डेमोक्रेसी खत्म, ये थोड़ी चला पाएंगे मिनिस्टर्स, ठीक है। इस हिसाब से चलता है। इंग्लैंड और अमेरिका में इतना अच्छा बेहतरीन पॉलिटिकल कल्चर है ना, वहाँ के मिनिस्टर्स को पता रहता है कि हमारे पास नहीं है, तो वो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड रहते हैं। वो चढ़ते नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे, बिल्कुल नहीं चढ़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि वही सजेशन देगा मुझे कि मुझे क्या करना है। इनको क्या पता, अरे भाई 5 साल के लिए आए हैं ये लोग, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठा है वो तो 20, 25, 30, 35 साल हो गए ना, उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो वहां पे मिनिस्टर्स ये ऑफिसर्स का सुनते हैं और इस हिसाब से काम करते हैं। अपनी इधर थोड़ा अलग काम चलता है अभी। एनीवेज, ठीक है। तो वो एक रूल था 6A जो कहता है कि अगर अपर सेक्रेटरी को उनका इन्वेस्टिगेशन करना है सीबीआई को, तो सीबीआई डायरेक्ट वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, उसके लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्री परमिशन लेना जरूरी, उसके बाद ही अपर सेक्रेटरी का जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इसको कर दिया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे बात ये रखी गई। तो आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, कोई भी पर्सन रहे, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, गरीब है या फिर वो अमीर है या फिर वो अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास है, सबको इक्वली एक जैसा जो है एक्ट सबको लागू होगा। तो यहाँ पे ऐसे कैसे अलग? सीबीआई बाकी लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी का अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उन्हें पहले परमिशन लेना है ना, वेरी कर रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल 2 हियरिंग में बोल दिया अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, काट के फेंक दिया 6 से, ठीक है। तो सिर्फ एक ही सेक्शन था वो, लेकिन वो जा रहा था अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, उसे निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनेंस हो या फिर कोई भी रूल हो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, बिल्कुल स्टेट वो रूल्स नहीं ला सकती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 13 बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि स्टेट कोई लॉज नहीं ला सकती इस तरीके से कोई भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे। लेकिन 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 अमेंडमेंट ये लॉ में नहीं आता, अमेंडमेंट ये लॉज में नहीं आता। अब अमेंडमेंट ये लॉज में नहीं आता, मतलब इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शंस ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा लॉज, ओनली लॉज, और आर्टिकल 13 में कहीं अमेंडमेंट ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि या है कोई, देखा हमने अमेंडमेंट कोई वर्ड? हाँ भाई, इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, हमें सेक्शन को देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं, कहाँ पे क्या वर्ड्स है। अगर वो नहीं है तो हमने मानना पड़ेगा कि अच्छा लॉज में ये नहीं है ना, तो अमेंडमेंट करके बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, यही मीनिंग निकलता है इसका। लेकिन इस बात को भी 1973 केशवानंद भारती केस इसने पलटा दिया। 23 साल तक मनमानी की सरकार ने, 23 साल तक ऐसे कंसिडर करके हम लोग चले, लॉज नहीं ला सकते, अमेंडमेंट तो कर सकते ना, चलो अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे या फिर चेंजेस लाएंगे। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस के जजमेंट ने कर क्या दिया कि उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स भी अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर जा रहे हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के फेवर में जा रहे हैं, मतलब कुछ अच्छी चीजें डाली जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो भी वॉइड किए जाएंगे, उसे भी इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अभी 1973 के बाद स्टेट ना कोई लॉज लाके ना ही अमेंडमेंट करके हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर होगा।
12 और 13 ने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आर्टिकल 12 ने तो बता दिया कि स्टेट क्या है, और 13 ने डाल दिया स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस कि आप क्या नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने आपको कल बताया कि फंडामेंटल राइट स्टेट को ये बोलते हैं कि आपने क्या नहीं करना है। तो स्टेट ने ऐसे कोई लॉज नहीं लाना है जो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस ला सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब हेडिंग दीजिए आप राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। इसका टाइटल रखने के पहले, समझने के पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो थियरी है ना इक्वालिटी की, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। मतलब एक्चुअली इक्वालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शायद कल मैंने आपको कुछ बातें बताया हूँ। कुछ इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल रहेंगी, कुछ जो है वो ह्यूमंस ने बनाई हुई रहेंगी। बहुत सारे लोग इक्वालिटी को लेके ना अपोज करते हैं और कहते हैं कि क्या बकवासी चीज़ है, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, हर चीज़ को इक्वल करना थोड़ी ना संभव है, कैसे संभव है। और तब वो ऐसे एग्जाम्पल्स को रखने की कोशिश करते हैं ना जो सही में इक्वल करना संभव नहीं। जैसे कुछ भी हो जाए, मेल फीमेल इक्वलिटी, मतलब एक्चुअली जो फिजिकल इक्वलिटी है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि भाई जो काला है जो गोरा है, बिल्कुल कोई इक्वलिटी नहीं ला सकते। ऐसा होगा क्या कि अगर दोनों में इक्वलिटी लाना है, मतलब एक पर्सन काला है दूसरा पर्सन गोरा है, दोनों को हमें लेके जाना है शादी में, और दोनों सुंदर नहीं मतलब दोनों अच्छे दिखने चाहिए, तो कैसे इक्वलिटी लाए फिर? तो एक काम करो, काले को इतना सजाओ कि मतलब आए है वही दूल्हा दिखे, और जो गोरा है उसको बिल्कुल फटे फुटे कपड़े दे दो। ला पाओगे इक्वलिटी? नहीं ला पाओगे। जैसे वो स्टूडेंट जो कमज़ोर है पढ़ने में, वो स्टूडेंट जो बड़े तेज है पढ़ने में, उनमें अगर इक्वलिटी लाना है तो क्या करें? जो कमज़ोर हैं उनको एकदम क्वालिटी बुक्स, और जो बेहतर है उन्हें एकदम थर्ड क्लास बुक्स देके हम लोग इक्वलिटी ला पाएंगे क्या? ये ऐसे बातें होती है। जो इक्वलिटी के अगेंस्ट बोलता है ना वो ऐसी बातें करता है। वो कई लोगों का कहना है कि इक्वलिटी ये संभव नहीं है, क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? लेकिन इक्वलिटी संभव है। इक्वलिटी वो संभव है जो मैन मेड है। काला गोरा इंसान ने बनाया क्या? बिल्कुल नहीं बनाया। और अगर इंसान ने इसे नहीं बनाया तो वो चीज़ें ढूंढो जो इंसान ने बनाई हैं, और उस चीज़ को जहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हुआ उस चीज़ को ख़त्म करने की जहाँ कोशिश होगी, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये जब बातें होगी तब हम लोग इक्वलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, सो उस इक्वलिटी को लेके बहुत बड़ा थ्योरी है, लेकिन ठीक है हमें तो बस आर्टिकल्स पढ़ने हैं। इक्वलिटी को लेके फर्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 14, उसमें डालिए इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, चलो इसको हम लोग ए देते हैं, इसको बी देते हैं। आप दुनिया में जहाँ जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है इक्वलिटी का राइट, एक तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया है या फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया, हमने दोनों लिया। हमने दोनों को मैनेज करने की कोशिश की एकदम सही तरीके से। पहले तो देखते हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट उठाए कहाँ से हैं। एक्चुअली इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए की है। एक बात और हम लोग नोट कर लेते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमें ब्रिटिश कॉन्सेप्ट दिख रही है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी निगेटिव है, और यूएसए का जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। ठीक है, तो समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है। तो पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ में अगर हम लोग देखें तो हमें दो तीन चीज़ें मिलेंगी। जैसे जो सबसे लास्ट में ना, मैं उसको पहले डाल देता हूँ तो बाद में आपको सारी चीज़ें ईजी जाएंगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन रहे, फिर वो सरकारी बंदा है या फिर वो गैर सरकारी बंदा है, वो बंदा रिच है या वो पुअर है, वो हाई क्लास से बिलोंग करता है या लो क्लास से बिलोंग करता है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा। समझ में आई बात? कोई भी पर्सन रहे, मतलब वो रिच है इसलिए वो लॉ के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। वो अगर सरकारी बंदा है तो वो लॉ के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो हाई क्लास से कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो लॉ के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
आपके लॉ के सामने, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सीधा फर्स्ट पॉइंट लिखो, कोई भी पर्सन रहे, फिर वो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट मेंबर हैं, रिच और पुअर हैं, हाई या लो क्लास से बिलोंग करता है, वो लॉज के ऊपर नहीं होगा। डन। सेकेंड पॉइंट, किसी को भी कोई भी खास प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनीवन। प्रिविलेजेस क्या रह सकते हैं, क्या लगता है आपको? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पास्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी तो जैसे अगर हम लोग ग्रीक सिटीज़ में जाए, मतलब वही एरिस्टोटल, प्लेटो की दुनिया, ठीक है। एथेंस में अगर हम लोग जाए, एथेंस ही उनका स्टेट था, तो प्लेटो तो एरिस्टोटल का गुरु, पहले प्लेटो हुआ, उसके बाद एरिस्टोटल हुआ। एरिस्टोटल ना स्लेवरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और वो, हाँ, गुलामगिरी को, और वो सीधा सीधा कहता है कि कैसा है ना कि जब हम लोग, वो तो सपोर्ट करते समय पता है क्या कहता है? वो कहता है कि भाई ये एक्चुअली अच्छी बात है, इससे उन्हीं का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट देखो, ये देखो, मतलब कितना वो सपोर्ट कर रहा है उसको। एग्जाम्पल समझ के चलो कि मैं मास्टर हूँ और ये गुलाम है, तो पहली बात तो मैं मास्टर इसलिए हूँ ना क्योंकि मेरे पास है कुव्वत, और ये गुलाम इसलिए क्योंकि इसके पास नहीं है। ये गधा अगर अकेला रहता तो ये गधा गधा बन के ही मरता। मालक के पास है, कुछ तो सीखेगा। समझ में ये बात? इस बात को रखता है वो। लेकिन वो पनिशमेंट के बारे में देखो क्या करता है, क्या बोलता है। अगर सेम क्राइम मास्टर ने किया, सेम क्राइम अगर गुलाम ने किया, तो इन दोनों को मिलने वाली सजा ही अलग अलग रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मास्टर को अगर सेम क्राइम के लिए एक छड़ी भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन गुलाम को लगभग 100 छड़ियाँ मारना जरूरी है। क्यों? मास्टर सेंसिटिव है, उसको दिमाग है ना, वो जल्दी समझ जाएगा कि ओके क्राइम करना गलत बात है। ये गधा है, ये जल्दी नहीं समझ पाएगा, शायद 100 कोड़े खाएगा उसके बाद समझेगा। समझ में आई बात? तो ये कहेंगे हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ। चलो हम तो बहुत दूर गए थे, हम लोग इंडिया की बात करेंगे, मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति क्राइम एंड पनिशमेंट को देखिए क्या किस तरीके से रखता है। जैसे ठीक है, सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड थी, वो तो बड़ा क्लियर है, लेकिन इस 4 वर्णों में जैसे जो निचले वर्ण के जो लोग हैं, अगर उन्होंने कोई क्राइम किए, समझ के चलो मर्डर कर दिया, तो उनको फांसी है। उनको फांसी है, या फिर उनका हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना, ये कॉमन है। और अगर यही क्राइम अपर क्लास वालों ने किया, अपर क्लास ने किया, तो अपर क्लास को पता है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या थी? अपर क्लास, सबसे ऊपर क्लास, सबसे अपर क्लास को सज़ा ये थी कि उसे उस गांव से बॉयकॉट करना पड़ेगा, उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन भाई अब तक वो उसी गांव में रह के जीता था, उसको उस गांव से निकाल दिया जाएगा तो वो क्या खाएगा? तो किंग उसको उसके अगले जितने भी साल उसके बचे 10, 20, 30, 40 साल एस्टिमेटेड, जितना उसको खर्चा आ सकता है उसका कंपनसेशन देके उसको गांव के बाहर निकालेगा। ये सजा सेम क्राइम के लिए, मतलब एक को मिल रही फांसी की मौत की सजा, फांसी, और दूसरे को इस तरीके से। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करता है आर्टिकल 14 और कहता है कि कोई भी रहे, हाई क्लास का रहे, लो क्लास का रहे, वो गरीब है या फिर वो अमीर है, वो गवर्नमेंट मेंबर है, वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर है, किसी को कोई खास प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है। नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनीवन। एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड पॉइंट, कोर्ट के ऑर्डर्स या फिर कोर्ट के जजमेंट सबको इक्वली लागू रहेंगे। सब कोर्ट के जजमेंट सबको इक्वली लागू रहेंगे, मतलब देखिए क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो जजमेंट देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके तो एक सामान्य जो भीख मांगने वाला इंसान है ना, उन सब के ऊपर, मतलब लेवल समझ गया एकदम, हमने हाई क्लास और सबसे लो लेवल का हमने पकड़ लिया, सबको इक्वली लागू होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर इनके इसलिए वो उनको वो जजमेंट लागू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके ऊपर इक्वल उनका जो जजमेंट है वो सब पे लागू होगा। तो जब सारी चीज़ें इक्वली सब पे लागू होगी, इसीलिए हम ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। हम इक्वली सारी चीज़ें जो है या फिर लॉस को इक्वली सबको लागू करने की कोशिश आर्टिकल 14 से कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? अब
लेकिन ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, जो ब्रिटेन से हमने उठाया है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा निगेटिव कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो यूएस से उठाया है। तो बेसिकली ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल पर्सन। आप शब्दों को ढूंढते हुए जाओगे, कुछ नहीं समझने वाला। इतना बेहतरीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है। हाँ, बाद में बाकी लोगों ने, बेसिकली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने कहा गया कि आपने ऐसे वर्ड यूज़ किया, मतलब ठीक है आप बड़े ज्ञानी थे, आपके पास बड़ा नॉलेज था। अरे भाई, लेकिन वर्ड तो यूज़ अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल समझे तो लोग कि क्या कहना, आखिर वो जो है ना डायलॉग, आखिर कहना क्या चाहते हो, ऐसा ही होता है। अरे समझता ही नहीं सही में। और यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है। मैं तो आपको कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जब आप क्लास आते हो तो लक्ष्मीकांत सर या फिर किसी भी बुक से आप, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के आया करो। थोड़ा एक दो भी लाइन पल्ले पड़ जाए तो भगवान को कहना कि हाँ भैया थैंक यू। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स बनाए हैं कि कुछ नहीं समझने वाला। आप सोचो कि ये क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर परिस्थितियां समान हैं तो सबको समान ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल पर्सन, मतलब लोग अगर समान हैं, व्यक्ति समान हैं, तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अरे लेकिन उसको क्लियर नहीं किया गया। उसको अगर क्लियर देखना है, उसका इंटरप्रिटेशन देखो कैसा होता है। उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है, इसको हम लोग, उसका मीनिंग हम लोग ये निकालते हैं, जो निकालते हैं मतलब निकलता क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कंडीशंस ये अगर अलग अलग है तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग मिलेगा। इसको समझो बेटा, यही जरूरी है हमारे लिए, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम अगर कह रहे हैं कि हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, कब, अगर सर्कमस्टेंसेस इक्वल है तो, सिचुएशंस अगर इक्वल है तो, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है, इनइक्वल है, तो हम लोग ट्रीटमेंट भी अलग अलग देंगे, ठीक है। दूसरी बात, इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल पर्सन, इसका मतलब अगर व्यक्ति समान है तो उन्हें ट्रीटमेंट भी समान दिया जाएगा। इसका मतलब अगर व्यक्ति समान नहीं है तो उन्हें ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाएगा। अगर सिचुएशन समान नहीं है तो उन्हें ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाएगा। एटलीस्ट इतना समझे हो। फिर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर एक बस में बैठे, 30 का कैपेसिटी था बस में। उस 30 की कैपेसिटी में 30 मेल ही है और 10 वुमेन्स हैं। सीट्स 30 हैं, बैठे 40 हैं। इस सिचुएशन में आप एक काम करते, पहले ऐसा एग्जांपल लेते कि 30 का कैपेसिटी है, 40 लोग बैठे और सारे के सारे मेल हैं। अब ये कंडीशन में पर्सन इक्वल है कि इनइक्वल है? इक्वल है ना, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अब वो एग्जांपल लो, 30 सीट्स है, 40 लोग हैं, 30 मेल है, 10 वुमेन्स है। सर्कमस्टांसेस एंड पर्सन इनइक्वल है। और अगर इनइक्वल है तो ट्रीटमेंट अलग मिलेगा। और जब अलग ट्रीटमेंट देंगे तो हम लोग ये देखेंगे वीकर सेक्शन कौन सा है। समझ में आई बात? और वीकर सेक्शन के लिए 10 सीट्स हम लोग रिजर्व करेंगे। अब क्या हुआ, हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया है। किसको? जो पर्सन अलग थे। समझ में आई क्या बात? अब समझ में आई। और एक कॉमन बात, मैंने यहां पे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल प्रहर्ष को खड़ा कर दिया और प्रहर्ष को कहा कि बेटा मुझे बताओ कि इसके पीछे क्या है। तो ठीक है, प्रहर्ष का हाइट अच्छा है तो शायद वो बता पाए कि ठीक है उसके पीछे क्या है। लेकिन सेम एग्जाम्पल के लिए, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बड़ा आपको बुरा लग जाएगा कि यार मेरा नाम क्यों लिया, यार मेरा हाइट नहीं है। तो हमने किसी XYZ को, जिसका हाइट 3 फीट है, एग्जाम्पल XYZ को हमने प्रहर्ष के खिलाफ बगल में खड़ा कर दिया और उसको कहा कि बेटा देखो तो कि बेसिकली उसके पीछे क्या है। तो ये सर्कमस्टेंसेस इक्वल हुए क्या? पर्सन इक्वल हुए? और अगर नहीं हुए तो हमें क्या करना है, हमें देना है अब डिफरेंट ट्रीटमेंट। डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के लिए प्रहर्ष के बगल में जो लड़का है 3 फीट का,
उसके नीचे लगभग 3 फीट का हमें स्टूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप सर्कमस्टेंसेस भी इक्वल, पर्सन भी इक्वल, ट्रीटमेंट से मिला। अब शायद पकड़ में आई होगी बात कि ये क्या है। अब बात, क्योंकि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 रिजर्वेशन पे जाएंगे हम लोग, तो रिजर्वेशन को लेके भी यही बात लागू होती है। पर्सन, सर्कमस्टेंसेस एंड पर्सन ये डिफर करते हैं, इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट अलग देते हैं और अलग ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग इंडिया में रिजर्वेशन देते हैं। यूएस में अलग तरीके से जो है वो फैसिलिटीज दी जाती है। मैं आप आर्टिकल 15 जब बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल लेंगे कि जैसे आज एजुकेशन सिस्टम में बैकवर्ड्स को जो है वो रिजर्वेशन है। अब बैकवर्ड्स में ओबीसी आ गए, एससी आ गए, एसटी आ गए। ओबीसी रिजर्वेशन को लेके हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है। कल हम लोग मंडल कमीशन पढ़ेंगे 1979 वाला। ठीक है, अब ये जो रिजर्वेशन मिला है तो देखिए रिजर्वेशन क्यों मिला। पहली बात इसे समझिए, इस बात को समझिए, क्योंकि अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एक हम देखते हैं एजुकेशन बैकवर्डनेस, दूसरा देखते हैं सोशल बैकवर्डनेस। मैं यहाँ पे इकोनॉमिकल रख देता हूँ, लेकिन बेसिकली आर्टिकल 340 में ऐसे इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। बेसिकली हम लोग जब बैकवर्डनेस देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सोशली बैकवर्ड कौन है, एजुकेशनली बैकवर्ड कौन है, और उनको हम लोग स्पेशल प्रिविलेजेस देने के लिए रिजर्वेशन देते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटी या हिस्ट्री का एक अच्छा खासा जानकार इंसान हूँ तो मेरा सामने वाला जनरेशन, मतलब मेरे बच्चे, उसको कुछ तो क्वालिटी रहेंगे ना, इसके कुछ तो रहेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अगर 100 सेंचुरीज मारे तो एटलीस्ट उसका लड़का हाथ में बैट लेके पीच पे खड़ा तो रह पाएगा ना। मानते हो ना, वो जीन्स है ना, वो जीन्स डेवलप हुए ना। लेकिन अब एग्जांपल समझ के चलते हैं कि मुझ में ही एजुकेशन के कोई क्वालिटीज नहीं है। अब मुझे अगर नहीं है तो हो सकता है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, मेरे पूर्वजों को नहीं मिली, उनके पूर्वजों को नहीं मिली, उनके पूर्वजों को नहीं मिली। एग्जाम्पल, मुझे भी नहीं मिली, मेरे बच्चों को मिल गई, मेरे बच्चों को मिल गई। बच्चा स्कूल गया, स्कूल तो चला गया, लेकिन वो जो जीन्स लेके गया है उस जीन्स में है क्या वो क्वालिटी, आप उसको पकड़ो। हम कहते हैं बड़ा कॉमन, मैं तो मनुस्मृति की बात करता हूँ, मनुस्मृति भी कहता है ये बात कि किसी भी पर्सन में जो जीन्स रहते हैं तो माँ के 7 जनरेशन के और पिता के 6 जनरेशन के जीन्स रहते हैं। मतलब माँ के परिवार से जो 7 जनरेशन के लोगों में जो क्वालिटीज़ थी और पिता के 6 जनरेशन के लोगों में जो क्वालिटीज़ थी, वो सारा मिक्स मुझ में है, वो सारा मिक्स आप में है। ठीक है, अब कोई पर्सन ऐसा है जो वो उसके फादर के फादर जनरेशन टू जनरेशन गांव के बाहर है, उन्हें कोई भी कॉमन नॉलेज नहीं है, उन्हें ना कभी पढ़ाई का राइट मिला है, उन्हें ना कभी इकोनॉमिकल राइट मिला है, तो आप कहोगे कि चलो भाई 26 जनवरी 1950 को आप कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सबके लिए रेस अब इक्वली शुरू हो गई और उनको खड़ा कर दिया आपने रेस में। आप सोचो वो कितना भाग पाएगा, भागेगा? है पॉसिबल? आपने किसी पर्सन को बचपन से ही कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, वो अंडर न्यूट्रिशन वाला बच्चा है, 25 साल का हो गया, और दूसरा बच्चा जो है बचपन से ही बढ़िया न्यूट्रिएंट फूड खाता है, घी खा के वो बड़ा हो गया, वो है तगड़ा। अब इसको जिसको नहीं मिला और जिसको मिला उन दोनों को खड़ा कर दिया 25 साल होने के बाद, और बोल रहे हो कि चलो भाई फाइटिंग करो। ना इक्वल सर्कमस्टांसेस है, ना इक्वल यहाँ पे पर्सन है। तो आपने अब क्या करना पड़ेगा, आपने कहीं ना कहीं इससे प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसको अब तक घी मिला है उसको घी मत खिलाओ, वो भी खाए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको नहीं मिला उसको एटलीस्ट 2 बूंद ज्यादा तो मिले। इसीलिए जब सर्कमस्टांसेस अलग अलग रहते हैं तब हम लोग कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ही ये है। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे प्रहर्ष का एग्जांपल लिया ना मैंने, अगर मैंने प्रहर्ष और 3 फीट के किसी पर्सन को खड़ा कर दिया और कहा कि देखो बेटा उधर क्या है, तो ये बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं हुआ, ये इनइक्वलिटी हुआ। लेकिन जो 3 फीट का है उसके नीचे अगर हमने एक एक्स्ट्रा 3 फीट का स्टूल लगाया और अब जब ये इक्वल हुए, वह एक्चुअली इक्वलिटी हुई। समझ में आई बात? और वो इक्वलिटी लाने के लिए ही कहीं ना कहीं वुमेन्स, बैकवर्ड्स, चाइल्ड्स, इनको हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
क्लियर? सो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इससे ज्यादा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मानी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन ये जो पीछे है उन्हें सामने लाने की कोशिश कर रहा है और इनका जो लॉ का जो प्रोटेक्शन है उनको देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ में आया अब ये दोनों चीजें? ठीक, चलो अब एक अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो हमने उठाया ना इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से, और इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है बेसिकली, किसी को कोई प्रिविलेजेस नहीं एंड ऑल दैट, या फिर सीधा सीधा इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठाया? ब्रिटेन से उठाया, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में आई तो कहाँ से आई? तो एक थिंकर होके गए हैं एवी डाइसी, और एवी डाइसी ने अपनी एक थ्योरी रखी है जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। उस रूल ऑफ लॉ के उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, उस 3 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल था इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो वो जो रूल ऑफ लॉ था ना एवी डाइसी का, वो देखते हैं कि उनका रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। तो हेडिंग दीजिए, हम लोग आर्टिकल 14 में ही हैं, दीजिए रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश फिलोसोफर, ब्रिटिश थिंकर एवी डाइसी, इसने रूल ऑफ लॉ में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखे हैं, और जो 3 चीजें रखे हैं ना उसमें से एक था इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले हम लोग तीनों को रख देते हैं, फिर उसको तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डालिए उस 3 फैक्टर्स में से, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर रख देते, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन is the result of the rights। ये थियरी है, थियरी इतनी छोटी नहीं रहती। अभी हमें समझने के लिए हमने बस उसको 3 प्रिंसिपल्स में समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। एवी डाइसी मजाक नहीं करके गया है, उसने इस थियरी को रख के पूरी दुनिया पे बड़े उपकार किए हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या रहेगा। रूल ऑफ लॉ मतलब जिसको हम लोग कहेंगे कि रूल या फिर नियमों के आधार पे खड़ी हुई सत्ता। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट चीज लिखा है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, जैसे वो क्या कहता है, हर कंट्री रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे काम करे, और रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे मतलब जहाँ पे कोई मनमानी नहीं हो सकती है, जहाँ पे रूल जो बोल रहा है, जहाँ पे रूल जो बता रहा है, जहाँ रूल जो ऑर्डर दे रहा है, रूल जो प्रोविजंस करके दिया है, जो प्रोसीजर बता रहा है, उसी प्रोसीजर से उसी तरीके से उस लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब इस तरीके से वहाँ का गवर्नमेंट चलेगा उसे हम लोग कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ। मतलब जहाँ पे कोई मनमानी नहीं, कोई मनमानी नहीं, और अगर मनमानी नहीं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या, तो उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल आर्बिट्रेरी पावर, मनमानी कारभार, राइट। आप कोई अपनी मनमानी कर रहा है, एग्जांपल, तो इसका मतलब, चलो मैं कल हमने वो ग्रीक का एग्जांपल हमने रखा था कि पहले वहाँ पे जो किंगशिप था, वहाँ पे जो किंग था, उसका काम ये था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी लड़की, बेटी, माँ, किसी की ऊपर भी वो अपना राइट दिखा रहा था। ये तो पूरा का पूरा आर्बिट्रेरी पावर है। उसे लगता है कि इस पर्सन ने मेरे ऊपर आंख उठा के देखा है, चलो उसको उठाओ, फांसी दे दो। यहां जो है रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट पॉइंट अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ये बताता है कि जब तक कोई पर्सन किसी रूल को ब्रेक नहीं करता है तब तक उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले जा सकती है। समझ में ये बात? अगर उसने रूल ब्रेक किया तो बिल्कुल उससे सजा होगी, लेकिन जब तक उसने कोई सजा, मतलब उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई ऐसे काम नहीं किया जिससे किसी रूल को ब्रेक किया गया, तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टेट कंट्रोल में है ना। अगर स्टेट को हमने कंट्रोल के बाहर छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी पावर तो बिल्कुल समझ के चलो कि है ही नहीं। अब मामला ये, आर्बिट्रेरी पावर मतलब आर्बिट्रेरी पावर चल रहा है।
अब मामला ये है कि जब कोई अपने हिसाब से अपने स्टेट को, ऑथोरिटी को चलाने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहेंगे। उसको रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ ये बताता है कि कोई भी ऑथोरिटी अपनी मनमानी बिल्कुल करने नहीं देगा। जब तक किसी पर्सन से कोई भी रूल ब्रेक नहीं होता है तब तक उस पर्सन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो लिखो कि जब तक किसी पर्सन से कोई रूल ब्रेक नहीं होता तब तक उसे कोई पनिशमेंट नहीं। जैसे कल की बात है राजस्थान की, राजस्थान के एक पुलिस स्टेशन की, कुछ एडवोकेट्स गए और पुलिस स्टेशन में एक पर्सन, पुलिस ही था, बिल्कुल भी अपना मतलब उसने वर्दी नहीं पहना है और सामने वाले का वो रिपोर्ट या फिर उससे ज़बरदस्ती उससे क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा कुछ तो हुआ। वो कुछ लॉयर्स वहाँ पे पहुँचे, काले कोट पे थे, उसने वहाँ के पीआई को बोला कि वो विदाउट वर्दी जो है वो ऐसे कैसे कुर्सी पे बैठ के वो कर रहा है। वो बोलते तू कौन है? तो ये बोलता है भाई पहली बात तो तमीज़ से बात करो, ये क्या है, मैं आम इंसान हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा काम है। उसको पकड़ के इतना मारा गया। और प्लानिंग से गए थे लॉयर्स, वो भी होशियार थे, उसमें से एक ने बकायदा यहाँ पे फ़ोन रख दिया जो वीडियो निकल सके। अब फिर एक लेडी आई, वो फ़ोन से बोली कि नहीं वीडियो निकालो, तो पुलिस वाले बोले कि है आपको अधिकार है, तुम लोग को अधिकार है, वीडियो निकाल नहीं सकते। आपको पता है कि ये राइट है कि नहीं है? मतलब महाराष्ट्र के कमिश्नर ने तो डिक्लेयर कर दिया था बिल्कुल आप जाके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चंगू मंगू को कुछ पता नहीं रहता, बिल्कुल कुछ नहीं पता रहता, हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो वीडियो था, उसके कारण फिर वो बात गई हाई कोर्ट, 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने। ऐसे कई केसेस जाते हैं, कई केसेस जाते हैं। ऑथोरिटी इनको तो ऐसा लगता है कि बॉस हम तो बन गए बॉस, और अपने देश में तो और ही ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है। हमारे देश में तो चाय से ज़्यादा केटली ज़्यादा गर्म रहती है ना, है ना। जो निचले स्तर के जो है वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो भाई रूल ऑफ लॉ यही कहता है ना कि यहाँ कोई मनमानी नहीं चलने वाली। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है जो हमने अभी पढ़ाई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई भी बंदा है, वो अमीर है या गरीब है या फिर वो सरकारी है गैर सरकारी है, वो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट है, सबको इक्वलिटी रखा जाएगा लॉज के सामने। और थर्ड पॉइंट जो है वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स। मतलब राइट्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंफ्यूज करता है हमें। मामला ये है भाई, हमने तो ये देखा है कि मुर्गी ने अंडा दिया, और डाइसी तो ये बोल रहा है अंडे ने मुर्गी दी। अरे यही है, पता है ये क्या पॉइंट है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स, मतलब इसका कहना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स नहीं मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स से बना है। इसलिए मैंने कहा कि हमने तो ये देखा कि मुर्गी ने अंडा दी, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं अंडे से मुर्गा आया, मुर्गी आई। अब हमारे राइट्स जैसे पहली बात डाइसी का रूल ऑफ लॉ के दोनों चीज़ें हमारे कंट्री में लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार डाइसी का थर्ड प्रिंसिपल है हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हो ही नहीं सकता। डाइसी देश यहाँ इंडिया का है, इंग्लैंड का है ना। इंग्लैंड, कल ही हमने बात की, इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम राइट्स कब मिले? कल ही बात हुई, 1215 मैग्ना कार्टा। ठीक है, सबसे पहले राइट्स तब मिले। और समझ के चलो कि इनका पहली बात तो इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से बना, लेकिन फिर भी 1688 तक वो अच्छा खासा बन गया। मतलब राइट्स मिले 1215 में, और कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं एक वो मिलता है आकार 1688 में। तो ये नहीं बोलेंगे हम लोग फिर कि वहाँ पे राइट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया। अरे पहले राइट्स आए ना वहाँ पे, उसके बाद आया ना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में ये लागू कर सकते हैं कि हम लोग? नहीं भाई, पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था। यहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ने हमें राइट्स प्रोवाइड किए। ठीक, सो एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ के पहले दोनों पॉइंट्स लागू होते हैं इंडिया में, थर्ड पॉइंट लागू ना ही होता। क्लियर? चलो, ये हुआ आपका रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में हमने इसके पहले बेसिक स्ट्रक्चर ये वर्ड यूज़ किया है क्या? किया है ना। जब भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है,
तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पार्लियामेंट ने कितनी भी कसरत कर ले, अमेंडमेंट करके भी उसको चेंज नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सीधा क्लियर कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब रूल ऑफ लॉ के जो प्रोविजंस है उसे चेंज नहीं किए जा सकते। ये तो लागू ही नहीं होता भाई इंडिया में, लेकिन कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, जो रूल है उसी हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो है ही क्लियर, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं इसके एक्सेप्शंस। राइट्स हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। और जब हम लोग बात एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे हैं, किसी को प्रिविलेजेस नहीं देंगे, किसी को ये नहीं करेंगे, किसी को वो नहीं करेंगे। अगर लेकिन किसी को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, एक्सेप्शन है ना, राइट, एक्सेप्शंस है, तो डालिए फर्स्ट एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। उसमें फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल 361 क्या कहता बताता है। आर्टिकल 361 बेसिकली इम्यूनिटीज देता है, किसे, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। प्रिविलेजेस मिले हैं, वन बाय वन नोट ही कर लो, जहाँ पे लगेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम प्रेसिडेंट के खिलाफ या फिर किसी भी स्टेट के गवर्नर्स के खिलाफ कोई भी FIR नहीं कर सकते, नो FIR। हम इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चला सकते। प्रेसिडेंट या गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर पे जैसे हमने कहा कि क्रिमिनल केस तो नहीं चल सकता है, लेकिन सिविल केसेस चल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अगर हमें गवर्नर्स या किसी भी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट पे अगर सिविल केस चलानी है तो वो केस उनके ऊपर चलाने के 2 मंथ्स पहले प्री नोटिस देना कंपलसरी। सिविल केसेस चल सकते हैं लेकिन 2 महीने पहले प्री नोटिस देना कंपलसरी। ये क्रिमिनल एंड सिविल केसेस सबको क्लियर है ना, क्या रहते हैं। क्रिमिनल अगर केस है तो भाई उन्हें सजा होगी, सिविल अगर है तो ऑफकोर्स क्या होने वाला है, पेनल्टी होने वाली है ना, पनिशमेंट थोड़ी होने वाला है। और ऑफकोर्स अगर आप, अच्छा पहली बात तो इतना प्रिविलेजेस क्यों मिला है भाई, वो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और हम कैसे क्या उनके ऊपर इस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर चलाने की मतलब उनको छूट दी जाए। मैंने कल ही एग्जांपल दिया था ना, अयोध्या की बात बताई थी हमने। अयोध्या में जब लॉ एंड ऑर्डर पूरा ख़राब हो गया था तो पुलिस डिपार्टमेंट ने सारी शांति थी, क्योंकि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने उनको हिलने तक नहीं दिया। तो नहीं दिया, ठीक है, वो तो हो गया जो हो गया। जब केस गई तो केस में कोर्ट ने सबको दोषी कहा कि भाई पूरा डिपार्टमेंट, ऑफिसर्स, और क्या होता है ना, पता है सबके सारी चीज़ें किसके ऊपर आती है, सर्वेंट पे आती है और किस पे नहीं आती। इम्प्लीमेंट कौन करता है ऑर्डर, सर्वेंट करता है ना, उसे बुलाया जाता है कि मिनिस्टर, वो भी दोषी तो वो भी है, लेकिन सर्वेंट पे आएंगे। सबके ऊपर वो केस लागू हुई थी, लेकिन जिनके जिनके नाम थे वहाँ पे यूपी के एग्जीक्यूटिव हेड उस टाइम के जो गवर्नर थे उनका नाम नहीं था। क्यों? प्रिविलेज मिला है, हम उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते। ठीक है, सिविल केस चल सकती है, लेकिन उसके पहले भी 2 महीने पहले उन्हें नोटिस देना जरूरी। ऑफकोर्स अगर हमने प्रेसिडेंट के खिलाफ सिविल केस चलानी है और 2 महीने पहले उनको नोटिस मिल जाएंगी, भाई वो पहले सेटलमेंट नहीं कर देंगे क्या? अरे अगर सिविल केस है तो प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है ना, प्रेसिडेंट बोलेगा भाई एक काम कर, मेरे और एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टी ले जा, भाई केस मत डाल। प्रेसिडेंट खुद के ऊपर केस थोड़ी डलवाएगा, ठीक। और आपको बहुत चिंता करने की जरूरत भी नहीं कि भाई मतलब क्रिमिनल केस नहीं चलेंगे, FIR नहीं होगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने किसी को खून कर दिया तो मतलब क्या लगता है, ये इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए पर्सन हैं कि हाथ में चाकू तलवार लेके घूमेंगे इधर उधर, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकती? इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। हमने प्रिविलेजेस दे रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं उनका, ठीक है। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक्सेप्शन है। हम इन 2 पर्सन को या फिर पोस्ट को स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं। देन नेक्स्ट चलिए आर्टिकल 3, सेम ही आर्टिकल 361A है, लेकिन किसी भी मीडिया ने, फिर वो मीडिया प्रिंट मीडिया है या फिर वो न्यूज़ चैनल है, कोई भी मीडिया है, और अगर उस मीडिया ने पार्लियामेंट के किसी हाउस का या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का सेशन, मतलब इनके जो मीटिंग चलते हैं, पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं या फिर स्टेट असेंबली के मीटिंग जो चलते हैं,
उस सेशंस के काम काजों को उन्होंने अगर पब्लिश किया, वीडियो बनाया, उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पे चलाया, और हो सकता है कि वो चीज़ गवर्नमेंट को नहीं पसंद आई हो, और गवर्नमेंट अगर उस मीडिया पे केस करने जाए तो मीडिया को ये प्रिविलेज मिला है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी मीडिया के उस न्यूज़ पे कोई केस नहीं कर सकता। मीडिया को प्रिविलेज दिया है। अब ये समझ में आया क्या बात, कि फिर से समझो मैं आपको। मामला क्या है, अभी पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, अभी यहाँ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के भी सेशन चलेंगे। सेशन चलते हैं तो ये काम करते हैं, सरकार जो है वो काम करते हैं। अब मीडिया वहाँ पे रहती है, ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई और उन्होंने पब्लिश की जहाँ पे गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, इंसल्ट हो रहा है, या फिर उनकी बदमाशी दिख रही है, ऐसा कुछ हुआ, तो गवर्नमेंट बदला लेने के लिए वो मीडिया के ऊपर केस डाल सकते हैं ना। तो बिल्कुल आर्टिकल 361A ये उन्हें प्रिविलेजेस देता है कि इनके ऊपर, मीडिया के ऊपर, पार्लियामेंट या असेंबली के जो कामकाज चले, जो उन्होंने पब्लिश किया, उसके कारण इनके ऊपर कोई भी प्रोसीजर नहीं चल सकता। ठीक है, क्लियर। ये है सेकंड एक्सेप्शन। हम जो पुणे में थे, पुणे में केस हुई थी क्योंकि हमारा सीनियर PSI हुआ था, पोस्टिंग उसका मुंबई में हुआ था, और मुंबई में आपको पता होगा कि बांद्रा से वर्ली एक सी लिंक जाता है, पता है ना, देश में सी लिंक है हमारे बॉम्बे में 5.5 किलोमीटर का। तो सी लिंक पे उसका ड्यूटी लगा था कि भाई व्हीकल्स को चेक करना है, और तब अनफॉर्चुनेटली सेशन चल रहे थे। उसका बिल्कुल पहला ही काम, उसको पोस्टिंग उसको होके बस 10 दिन हो गए, उसका पहला ही काम। अब काम चल रहा है, कोई MLA था जो पर्सनल गाड़ी से जा रहा था, सेशन तब चल रहे थे, तो उसने गाड़ी रोक दिया। अब वो पर्सनल गाड़ी थी, वो बोल रहा है कि मैं MLA हूँ, वो बोल रहा है कि सर लेकिन मेरी ड्यूटी लगी है, अगर यहाँ पे मतलब आपकी सरकारी गाड़ी रहती तो ठीक है, हमें तो वो राइट नहीं था। वो बोल रहा है कि हट जा, मैं MLA हूँ, मुझे सेशन पे जाना है। अब नया नया PSI है, मैं जोश इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, नहीं सर गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। उसने चेक किया, उसका MLA का इतना दिमाग ख़राब, पहुँचा वो भाई साहब असेंबली, और उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तब, और उन पूरे पॉलिटिशियंस ने मिला के उसके सीनियर को फ़ोन किया जहाँ पे उसका ड्यूटी लगाया था, कहा कि बुलाओ उसको इधर असेंबली उसको बुलाया गया, और वो कुछ एक्शन लेंगे उसके पहले असेंबली के सारे CCTVs ख़त्म करके अपर चेंबर ये खाली करवाया गया। अपर चेंबर में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग सेशंस पढ़ेंगे। और अपर चेंबर खाली करके CCTV बंद करके लगभग 15-20 MLAs ने उस PSI को इतना मारा जिसकी कोई हद नहीं। ये 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और उस टाइम पहली बार मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक साथ खड़ा हो गया था कि भाई ये नहीं चलने देंगे। ये क्या है, मतलब तुम्हारी सरकार है, हम तुम्हारे सरकार के अंडर काम करते हैं, इसलिए तुम लोग हमारे लोगों को मारोगे। पूरे सारे के सारे बड़े ऑफिसर्स एक साथ खड़े हो गए थे। बड़ा मुख्यमंत्री CM ने माफ़ी वाफ़ी मांगी, कांग्रेस की सरकार थी, बदमाश कही की, तब जाके सारा चीज़ जो है वो सेटल डाउन हुआ वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है कि मीडिया, ऑफकोर्स अगर वो अपर चेंबर अगर वहाँ पे खाली नहीं होता तो मीडिया ने उसको कवर अप कर लिया रहता, और कवर अप करके अगर डाला रहता तो फिर सोचो कि क्या रहता सरकार का। लेकिन फिर भी सरकार उनके ऊपर कोई केस नहीं डाल सकती थी, प्रिविलेजेस मिले। क्लियर। थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 प्रोविजन एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों को लागू होता है। आर्टिकल 105 होता है पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर पे, और आर्टिकल 194 लागू होता है स्टेट असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर पे। बाकी सामने की प्रोविजन सेम है। देखो प्रोविजन क्या है, पार्लियामेंट का कोई मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर है, उसने पार्लियामेंट में या फिर उसने स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी अपनी बात रखी, उसने कुछ भी बोला, या उसने जो भी रिजोल्यूशन आते हैं, मोशन आते हैं, उसके ऊपर जो वोट किया, उसने कुछ बोला है या फिर उसने वोट किया है। अब हो सकता है भाई सरकार का वो मेंबर था लेकिन उसने अगेंस्ट अपने सरकार के रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दिया, उसने कुछ बोला या फिर वोट किया, इसको लेके पार्लियामेंट के मेंबर को, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को भी ये प्रिविलेज मिलता है कि उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं डाली जा सकती।
उन्होंने अपनी जो सोच रखी है, उन्होंने कुछ भी भाषण दिया है, उन्होंने कुछ भी बोला है, यही वर्ड यूज़ किया है ना। आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन में सेड, दे सेड ये कहा गया है, ठीक है। उन्होंने कुछ भी कहा है या फिर उन्होंने कोई भी वोट डाला है तो उनके ऊपर कोई केस नहीं डाली जा सकती। इस कारण अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना 2011 का मुंबई का, ऐसा ही एक ऑफिसर का ऐसी ताज़ा चीज़ हुई थी जब हमारे देश की पहली फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर बनी थी, किरण बेदी। पोस्टिंग दिल्ली में था, प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, और जहाँ पे उनका चेक पोस्ट लगा था उसने इंदिरा गांधी का प्राइवेट गाड़ी रोक दिया। दिख रही है इंदिरा मैडम बैठी है, फिर भी ताज़ा काम, गाड़ी चेक करना है तो करना है, कर लिया मैडम ने, पूरी गाड़ी चेक कर लिया। इंदिरा बिल्कुल शांत बैठी हुई। वापस जब PMO गए मैडम इंदिरा गांधी, PMO से फ़ोन आया कि आपकी जो लड़की अपॉइंट हुई है भेजो उसे। PMO आई इंदिरा के सामने और इंदिरा गांधी ने किरण बेदी को शाबाशी दी, गुड, ऐसे ही काम करो। ऐसे इंदिरा गांधी ने कई टेढ़े काम नहीं किए, बहुत टेढ़े काम किए, लेकिन जहाँ पे शाबाशी देनी थी वहाँ पे दिया, किरण बेदी को शाबाशी दी थी उन्होंने। एनीवेज नेक्स्ट 4 लिखो कि जहाँ पे आर्टिकल 31C एंट्री लेता है वहाँ पे आर्टिकल 14 एग्जिट हो जाता है। बाद में हम लोग समझते बैठेंगे कैसे। आर्टिकल 31C का एंट्री होता है, वहाँ पे 14 एग्जिट होता है। वैसे भी तो हमने कल ही तो नोट किया आर्टिकल 31B, A, B, C ये रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं ना, हाँ, उसमें से आर्टिकल 31C। एंड लास्ट पॉइंट, जो भी इंडिया में फॉरेन के जो डिप्लोमेटिक या फिर एम्बेसीज जो हैं, या फिर इंडिया में 26 जैन को जो हम लोग गेस्ट बुलाते हैं, किसी ना किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वो जब इंडिया में है, फॉरेन गेस्ट है या फिर यहाँ पे एम्बेसीज है जो बाहर से है, डिप्लोमेसी है, उनके ऊपर भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चलती है इंडिया में। उनको हम लोग प्रिविलेजेस देते हैं, भाई वो आए हैं इंडिया में है, अगर उतने टाइम पीरियड में अगर कुछ होता भी है तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसेस नहीं चलता है, ये उनको प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये 5 एक्सेप्शंस के पॉइंट्स हमें यहाँ दिखेंगे, क्लियर। चलो यहाँ आर्टिकल 14 हो गया, फिनिश।